नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं विषय विज्ञान का पाठ 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन का भाग 2 शुरू करते हैं। भाग 1 में हमने देखा था कि किसी वस्तु का एक रूप से दूसरे रूप में बदलना परिवर्तन कहलाता है और परिवर्तन दो प्रकार होते हैं, भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। तो भाग 1 में हमने भौतिक परिवर्तन के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था कि किसी वस्तु के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन हो तो वो भौतिक परिवर्तन कहलाते हैं, जैसे उसका रंग है, आकार है, आमाप है, अवस्था है, उसमें ठीक है। और भौतिक परिवर्तन जो थे वो उत्क्रमणीय थे, मतलब कि उन्हें वापस पहले वाली स्थिति में लाया जा सकता है। आज हम भाग 2 में रासायनिक परिवर्तन देखते हैं। तो यहाँ कुछ उदाहरण दे रखे हैं, उदाहरण को देखते हैं। जैसे पहला उदाहरण है लोहे पर जंग लगना, ठीक है, दूध का दही में बदलना, कागज का जलना, फल का पकना, भोजन का पाचन और भोजन का पकना। अब इन उदाहरणों में हम देखते हैं कि सब में कोई न कोई नया पदार्थ बनना है, ठीक है ना। मतलब कि इन उदाहरणों में रासायनिक अभिक्रिया हो रही है और कोई नया पदार्थ बन रहा है, ठीक है। तो ऐसे परिवर्तन जिसमें कोई नया पदार्थ बनता हो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं, ठीक है। और इन्हें वापस पहले वाली स्थिति में नहीं लाया जा सकता, ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, ठीक है। अब लोहे पर जंग लग गई तो पहले जैसा लोहा था वैसा लोहा जंग लगने के बाद में नहीं रहता, ठीक है। दूध से दही बन जाता है तो दही से वापस दूध नहीं बनाया जा सकता। कागज को जला दिया तो जलने के बाद में उससे नया पदार्थ राख बन जाएगी या कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी, लेकिन वापस पहले जैसा कागज प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो इस प्रकार वे परिवर्तन जिनमें कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है और नए पदार्थ बनते हैं तो वो रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं और ये अनुत्क्रमणीय होते हैं, मतलब कि इन्हें वापस पहले वाली स्थिति में नहीं लाया जा सकता है। अब हम एक उदाहरण से देखते हैं कि क्या वास्तव में किसी पदार्थ से कोई नया पदार्थ बनता है या नहीं बनता है। तो हम क्या करते हैं कि मैग्नीशियम रिबन लेते हैं। इस मैग्नीशियम रिबन को उपयोग से पहले रैक से रगड़कर साफ करते हैं ताकि उसके ऊपर जो भी धूल मिट्टी या जो भी कण लगे हो वो साफ हो जाए और शुद्ध रूप से हमें मैग्नीशियम रिबन प्राप्त हो जाए। फिर उसके बाद हम उसको मोमबत्ती से जलाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही जलाना शुरू करते हैं तो सफेद ज्वाला के साथ वो जलना शुरू होगा और जब वो पूर्ण रूप से जल जाएगा तो हमें जो है एक श्वेत भस्म प्राप्त होगी, उसकी राख सफेद राख प्राप्त होती है। तो इस मैग्नीशियम रिबन को रैक से साफ करने के बाद में जला करते हैं और जलाने के बाद में हमें जो श्वेत भस्म प्राप्त होती है उसको हम एक रासायनिक समीकरण के रूप में भी लिख सकते हैं। तो इसका रासायनिक समीकरण क्या हो तो मैग्नीशियम रिबन, तो इसका प्रतीक हो गया मैग्नीशियम Mg। अब इसको जलाया है तो किसी वस्तु को जलाते हैं मतलब कि उसकी क्रिया ऑक्सीजन के साथ में करवाई जाती है। तो मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन के साथ में हुई और जो हमें श्वेत भस्म प्राप्त हुई वो है मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो हम देखते हैं कि मैग्नीशियम को जलाने पर हमें जो मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ ये एक नया पदार्थ प्राप्त हुआ, ठीक है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने आपस में क्रिया करके एक नया पदार्थ बनाया मैग्नीशियम ऑक्साइड, मतलब कि ये हमारा कौन सा परिवर्तन होता है रासायनिक परिवर्तन होता है। क्यों? क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बन रहा है। अब हम और इसको आगे देखते हैं। तो इस मैग्नीशियम ऑक्साइड के को पानी के अंदर भिगो देते हैं, मतलब कि मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया हमने किसके साथ करवाई जल के साथ में, मतलब कि हमने इस मैग्नीशियम ऑक्साइड में पानी डाल दिया, ठीक है। तो पानी डालते ही हमारे पास में एक और पदार्थ बन जाता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है। तो हम देखते हैं इस मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया जल के साथ करवाते हैं तो एक और नया पदार्थ बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी एक नया पदार्थ बनने के कारण ये भी हमारे पास में एक रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब हमें ये देखना होता है कि ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति क्या है, कि जैसे हमने पिछले पाठ में पढ़ा था अम्ल क्षार और लवण में कि वे ऐसे पदार्थ जो किसी अन्य पदार्थों की प्रकृति को बताते हैं वो सूचक कहलाते हैं। तो हम उसी सूचक का उपयोग करते हुए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की प्रकृति के बारे में पता करते हैं। तो हम देखते हैं इस मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड में हम लाल लिक्विड डालते हैं
तो यह लाल लिक्विड अपना रंग बदलकर नीला हो जाता है। इसका मतलब ये जो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है इसकी प्रकृति जो है वो क्षारीय प्रकृति है, ठीक है ना। तो अब इस उदाहरण से हमें देखो हम क्या देखते हैं कि पहले हमने मैग्नीशियम की क्रिया ऑक्सीजन से करवाई तो एक नया पदार्थ बना मैग्नीशियम ऑक्साइड, नया पदार्थ बन रहा है, नया रासायनिक परिवर्तन होता है। अब इस नए बने हुए पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड की क्रिया जल्दी के साथ करवाते हैं तो एक और नया पदार्थ बनता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो ये भी इसमें भी यहाँ पर भी एक नया पदार्थ बन रहा है, मतलब कि यहाँ पर भी रासायनिक परिवर्तन। और उदाहरण देखते हैं, हमने या तो कांच का गिलास ले लिया या कांच के कोई कटोरे ली, ठीक है, उसमें हमने क्या करा कॉपर सल्फेट, जिसको हम अपनी आम भाषा में नीला तोता भी कहते हैं, ये लेकर उसको पानी डाल के अच्छी तरीके से घोल दिया तो हमें कॉपर सल्फेट या नीले तोते का जो घोल प्राप्त होता है वो हो गया अपने कॉपर सल्फेट का वीर्य, ठीक है। फिर उसके अंदर हमने कुछ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के कुछ बूंदे डाली तो हमारे पास में उस गिलास में नीले रंग का वीर्य आ जाएगा, ठीक है। देखो कॉपर सल्फेट लिया, उसमें कुछ तनु सल्फ्यूरिक अम्ल डाला तो हमारे पास में किस रंग का वीर्य आया, नीले रंग का वीर्य, ठीक है। अब हमने क्या किया, तो ये जो कॉपर सल्फेट का वीर्य है नीले रंग का, उसके अंदर हमने लोहे की कील डाली, ठीक है। अब थोड़ी देर प्रतीक्षा करते हैं, लगभग आधा घंटे के बाद में हम वापस उस वीर्य को देखते हैं तो उस वीर्य का रंग जो है पहले नीला रंग था वो अब नीला रंग गायब हो चुका होगा और उसकी जगह हमें हरा रंग दिखाई देता है, ठीक है। पहले उस वीर्य का रंग कैसा था, नीला था, और लोहे की कील डाली हमने थोड़ी देर उसको रखा, फिर हम उसका रंग देखते हैं तो उसका रंग हरा हो जाता है। तो ये नीले से हरा रंग कैसे हुआ, तो कॉपर सल्फेट और लोहे के बीच में आपस में अभिक्रिया हुई और एक नया पदार्थ बना आयरन सल्फेट, जिसके कारण उस वीर्य का रंग कैसा हो गया, हरा हो गया, ठीक है। और इस लोहे की कील का रंग जो है वो कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है, ठीक है। तो ये जो हरा रंग आया है ये नया पदार्थ आयरन सल्फेट के बनने के कारण आया। इसका मतलब कि कॉपर सल्फेट और लोहे की कील आपस में अभिक्रिया की और एक नया पदार्थ बना आयरन सल्फेट। तो नया पदार्थ बन रहा है मतलब कि यहाँ पर भी कौन सा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है, ठीक है। अब इसको हम रासायनिक समीकरण के रूप में लिखे तो कॉपर सल्फेट CuSO4, लोहे की कील Fe, इनकी आपस में अभिक्रिया हुई, आयरन सल्फेट बना FeSO4 और यहाँ कॉपर जो है वो भूरे रंग के रूप में निक्षेप हो जाता है। तो इनमें भी एक नया पदार्थ बन रहा है, नया पदार्थ बनने के कारण भी एक रासायनिक परिवर्तन है। अब एक और उदाहरण देखते हैं, हमने परत नली ली, उस परत नली में सिरका जो कि अम्ल है और उसमें खाने का सोडा मिला दिया, ठीक है। तो सिरके और खाने का सोडा मिलाते ही हम देखते हैं उस परत नली में से बुलबुलों के रूप में कुछ गैस निकलना शुरू होती है। तो हमने क्या किया, उस परत नली के मुंह को टाइटली बंद कर दिया और उसमें एक नलिका के द्वारा उस निकलने वाली गैस को दूसरी परत नली में, जिसके अंदर पहले से ही चूने का पानी है, उसमें डालनी शुरू की। तो अब पहले वापस यहाँ आकर देखते हैं तो हमने एक परत नली में सिरका और खाने का सोडा मिलाया तो इसमें से एक नया पदार्थ बन रहा है, अगर कोई गैस निकल रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। कौन सी गैस निकल रही है, बुलबुलों के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। तो सिरका और खाने का सोडा मिलाने पर एक नया पदार्थ बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो सिरका और खाने का सोडा मिलाने की जो क्रिया है और उसमें जो नई गैस बन रही है तो ये कौन सा परिवर्तन हो गया, रासायनिक परिवर्तन हो गया। अब इस निकलने वाली गैस को हमने चूने के पानी में प्रवाहित किया, ठीक है। तो चूने के पानी में प्रवाहित करते हैं तो चूने के पानी का रंग जो है वो दूधिया हो जाता है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी में प्रवाहित की तो इसका रंग कैसा हो जाता है, दूधिया हो जाता है। अब ये दूधिया रंग होना भी एक नए पदार्थ का बनने का संकेत दे रहा है, मतलब कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस का चूने के पानी में प्रवाहित करने पर इसका रंग बदलकर दूधिया हो जाता है, मतलब कि यहाँ पर भी कोई नया पदार्थ बन रहा है। तो यहाँ पर भी कौन सा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। तो अब देखते हैं, सिरका था जिसका एसिटिक अम्ल रासायनिक नाम है, उसके अंदर खाने का सोडा मिला है जिसका रासायनिक नाम है सोडियम हाइड्रोजन नाइट्रेट। तो हमारे पास में एक नया पदार्थ आया, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, और कोई अन्य पदार्थ भी बनते होंगे। तो ये नए पदार्थ बन रहे हैं, मतलब कि यहाँ रासायनिक परिवर्तन हो रहा है। अब इससे निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को हमने
चूने के पानी में प्रवेश करते हैं। तो चूने के पानी में प्रवेश करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और साथ में जल बनता है। तो हमने देखा था चूने के पानी का रंग बदल कर दूधिया हो रहा है, तो ये दूधिया रंग में हो रहा है इस कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। इस चूने के पानी का रंग बदलकर कैसा हो रहा है, दूधिया हो रहा है। तो यहाँ पर भी एक नया पदार्थ बन रहा है, तो नया पदार्थ बन रहा है तो कौन सा परिवर्तन हो रहा है, रासायनिक परिवर्तन।